बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन है, यानी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के बारे में जो मैं बात कर रहा था। आज इस वीडियो में इसका जो है ना मैं डायग्नोसिस यानी तशख़ीस और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो डिस्कस करूँगा। तो पहले तो जो है ना डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो इसमें यह है कि जो टेस्ट इसके लिए करवाए जाते हैं तो उसके लिए पहले तो ज़ाहिर है लिवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं। मतलब जो लिवर के एंजाइम एलिवेटेड हो जाते हैं उसके बारे में हमारा एक डायग्नोस्टिक क्लूज मिल जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है कि वो ये है कि आपकी जो बाइल डक्ट्स की एमआरआई कराई जा सकती है। बेसिकली जो है ना ये जो टेस्ट होता है मतलब इसके ख़ास स्पेसिफिक मतलब मैग्नेटिक जो ना रेजोनेंस एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये एमआरआई जो कि इमेजेस यूज़ करता है ये टेस्ट, जिसमें ये ना कि आपके लिवर के और जो ना बाइल डक्ट्स के इमेजेस जो है ना वो इसमें वो सामने आते हैं इस टेस्ट में। और ये बेसिकली एक आपका जो पहला टेस्ट है, एक तरह का चॉइस का टेस्ट है। ठीक है। इसके लिए फिर ये कि आपके जो बाइल डक्ट्स के एक्सरे की जा सकते हैं। और इस स्पेशल एक्सरेज को जो ना जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी ERCP। तो मतलब ये ना कि एमआरआई के बाद इस टेस्ट की ज़रूरत हो या फिर एमआरआई अगर एमआरआई नहीं अवेलेबल तो ये वाला टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन ये कि ये इतना टेस्ट यूज़ नहीं होता क्योंकि इसका जो है कॉम्प्लिकेशन का इसका रिस्क होता है इस टेस्ट में। इसमें जो है ना बेसिकली एक आपके अंदर जो है ना थ्रोट में एक ट्यूब पास की जाती है जो फ्लेक्सिबल होती है, तो जिससे के ज़रिए एक डाई इंजेक्ट की जाती है आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में जहाँ पे जो है ना बाइल डक्ट्स एम्प्टी होती हैं। तो मतलब ये है कि इसमें ये बेसिकली भी चॉइस का टेस्ट हो सकता है अगर मतलब जो है ना आपकी जो साइन सिम्टम परसिस्ट कर रही हो। मतलब एमआरआई अगर आपने करवाया है उस पर एबनॉर्मलिटीज़ नहीं ज़ाहिर हुई तो ये जो है ना फिर ये वाला टेस्ट करवाया जा सकता है, मतलब साइन सिम्टम अगर बार बार हो रही हैं तो। ठीक है। और फिर ये कि अगर लेट से कि आपके अंदर कोई मेटल इम्प्लांट लगा है जिसकी वजह से एमआरआई नहीं की जा सकती तो फिर ये वाला जो टेस्ट है वो इनिशियल टेस्ट ऑफ चॉइस है। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है उसमें यह कि आपका जो लिवर बायोप्सी की जा सकती है, जिसमें छोटी सी नीडल इंसर्ट की जाती है आपकी स्किन के थ्रू। तो जो है ना वो एक लिवर का टिश्यू निकाला जाता है सैम्पलिंग के लिए। तो वो बेसिकली डिटरमिन करता है कि आपके लिवर को कितना डैमेज जो है ना पहुंच चुका है। तो ये लेकिन ये लिवर बायोप्सी आमतौर पे उसी सूरत में कराई जानी चाहिए जब पहले टेस्ट जो मैंने आपको बताया उस पर कोई डायग्नोसिस का क्लू ना मिल सके। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट जो है ना फोकस करती है हमारी आपकी कॉम्प्लिकेशन और जो है ना मैनेज करने के लिए, और जो है ना कि लिवर का कितना डैमेज हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो इसके लिए काफ़ी मेडिसिन स्टडी किए हैं, लेकिन ये कि एज सच उसका कोई उस तरह मेडिसिन नहीं मिली अभी तक कि जो आपकी लिवर डैमेज को रिवर्स या स्लो कर सके इस बीमारी के साथ। तो इसमें ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। तो पहले चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है तो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस दिए जाते हैं जो बेसिकली आपके बाइल एसिड्स के साथ बाइंड करते हैं। और जो वो बाइल एसिड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो है ना लिवर डिजीज़ में जब बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ठीक है। तो फिर ये कि इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स का रोल है। अगर तो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस जो है ना मतलब बाइल एसिड जो बाइंडिंग ड्रग्स हैं अगर वो वर्क ना करें तो एक एंटीबायोटिक जिसको हम रिफेम्पिसिन कहते हैं, रिफेम्पिन के नाम से आती है, तो ये बेसिकली एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता एक तरह के कि कैसे ये इचिंग को रोकती है, लेकिन एक ये मतलब ये बात सामने आई है कि जो ब्रेन का जो इचिंग का रिस्पॉन्स है ना, जो इचिंग के जो केमिकल जो इचिंग करते हैं उसका जो रिस्पॉन्स होता है ब्रेन में उसको जो है ना वो रिड्यूस करती है ये जो रिफेम्पिन होती है। फिर इसके अलावा एंटी हिस्टामिन जो है ना वो अगर माइल्ड इचिंग हो तो वो दी जा सकती हैं। इसमें एंटी हिस्टामिन में ये भी ख्याल होना चाहिए कि कुछ पेशेंट में जो आपकी लिवर डिजीज़ को वर्सन भी कर सकती है, फिर ड्राई आइज और ड्राई माउथ भी हो सकती है। लेकिन यह कि अगर लेट से कि आपको इचिंग की वजह से नींद ना आ रही है तो एंटी हिस्टामिन आपको जो है ना एक तरह की
नींद के लिए एक तरह का वो इफेक्टिव मेडिसिन है। अच्छा, फिर यह कि कुछ पेशेंट को ओपियोइड एंटागनिस्ट दिए जा सकते हैं, जैसे जो नलट्रिक्सोन ड्रग है। तो ये भी बेसिकली आपका जो ना इचिंग सेंसेशन कम करती हैं, आपके ब्रेन की जो एक तरह की इचिंग सेंसिटिविटी वो कम करती हैं। फिर जो ऑर्सो एक मेडिसिन आती है ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, UDC है, उसको ऑर्सोडियोल का भी नाम है हमारी इसी ड्रग का। ये बेसिकली नेचुरली बाइल अकरिंग नेचुरली जो क्या नाम है बाइल एसिड होता है, ठीक है, ठीक है, जिसके मतलब जो है इचिंग सिम्टम को रिड्यूस करता है। बेसिकली ये आपकी जो चूँकि बाइल की अब जो ना एब्जॉर्बिलिटी को इंक्रीज़ करता है, तो इससे आपकी इचिंग रिड्यूस हो सकती है, मतलब ऑर्सोडियोल से, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग बाइल एसिड होता है। अच्छा, फिर यह कि चूँकि बाइल जो बेसिकली बैकअप कर जाती है नैरोड और ब्लॉक्ड डक्ट्स में, तो उसमें फ्रीक्वेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो है ना वो काफ़ी एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज देने पड़ सकते हैं, मतलब उसके लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा फिर ये कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस चूँकि जो है ना कुछ विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में को रोकती है, तो उसमें फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए होती है। उसमें जो है ख़ास तौर पे जो ना फिर विटामिन D और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो है ना, चूँकि बोन वीक होने का ख़तरा है, वो दिए जाते हैं। फिर जो है ना बाइल डक्ट के ब्लॉकेज को हम ट्रीट करने के लिए जो ना उसमें प्रोसीजर आते हैं, ठीक है, जिसमें एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड पेंक्रियाटोग्राफी की जो ना एक तरह की वो ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ होती है, और ठीक है। इसके अलावा फिर ये कि अगर लार्ज बाल डक्ट्स में ब्लॉकेज हो या जो लिवर के बाहर हों, तो उसमें बैलून डायलिटेशन की जा सकती है। इसके अलावा फिर कुछ लोगों में जो ना एक स्टेंट प्लेस की जा सकती है बाल डक्ट को जो ना ओपन रखने के लिए। फिर जो ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं, उसमें ज़ाहिर है जो उनको जो नहीं ठीक हो रहे, तो इन चीज़ों से तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ जा सकता है। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज बताता हूँ। उसमें यह कि अगर आपको प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस का डायग्नोसिस हो जाए, तो उसमें आपको जो है जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लिवर को ऑलरेडी जो डैमेज होता है, तो और ये लिवर को डैमेज कर सकता है। फिर आप हेपेटाइटिस A और B का वैक्सीनेशन करवाएं, और जो है ना अपने जो अगर घर में कोई केमिकल्स या काम पे केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ आप एहतियात बरतें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखें। फिर यह कि जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन का वो सारा कुछ बताया हो, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज़ करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। तो फिर यह कि कुछ उसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई ख़ास रोल नहीं है, कुछ थोड़े वो कहते हैं, लेकिन ऐसा जो मेडिकली कोई इतनी प्रूवन नहीं है। तो मैं उसमें यह कि फिर यह कि फटीग का चूँकि आंसर कॉमन होता है, तो उसमें यह कि आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन से इसका आराम मिल सकता है। इसके अलावा फिर जो ना हम आपको रेगुलर एक्सरसाइज का रिकमेंड करते हैं, मतलब आपके जो ना सोने से 2 घंटे पहले, ठीक है, ताकि आपको ये स्लीप अच्छी तरह आपको वो आ सके। इसके अलावा फिर एक वेल बैलेंस डाइट का हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल और जो होल ग्रेन और प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे मेडिकेशन जो है मेडिटेशन होगी या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आती हैं, वो मैंने अपनी जो है इस चैनल पे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो काफ़ी बताई हुई हैं ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोज़ में। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो, इसमें प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस के बारे में ये आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपके ध्यान में इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर आप जो है ना कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।